प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य में आधुनिक काल पर विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको विदित है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। प्रथम काल आदिकाल, द्वितीय भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक शब्द है। आधुनिक से क्या तात्पर्य है, ये अपने पिछले 3 कालों से कैसे पृथक है, आधुनिकता की प्रक्रिया क्या है, इस पर पहले जरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विकास क्रम लगभग 1 शताब्दी पूर्व ही आरंभ हो चुका था। बदलाव के चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगे थे, रीतिकाल के उत्तरार्ध में ही। ये संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 19वीं सदी के ठीक मध्य अर्थात 1850 में ईस्वी में हुआ। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ का वर्ष मान लिया, किंतु इतिहास की गतिमानता या बदलाव में यह वर्ष अपने आप में किसी तरह की भूमिका का निर्वाह नहीं करता है। सन 1857 की क्रांति के पश्चात सामंतवादी शक्तियां समाप्त हो गई थी। सामंतवाद की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त होने के पश्चात देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सोचना प्रारंभ किया और अंग्रेजों के शासन ने देश की इस परंपरा को समझकर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का भी नवीनीकरण किया। बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आए। आधुनिक शब्द को 2 अर्थों से देखा जा सकता है। पहला है मध्यकाल से भिन्नता। मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल और रीतिकाल से इसकी भिन्नता, और दूसरा है नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, पारलौकिकता से परे। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। वहाँ नएपन के लिए कोई स्थान नहीं था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है। रीतिकाल में कला और साहित्य अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के घाटों में, बंधे हुए घाटों में बह रहे थे। न छंदों में वैविध्य था और न विन्यास में वैविध्य था, अर्थात सब कुछ एक रूप में था। नवीनता या परिवर्तन के कोई चिन्ह वहाँ वर्तमान नहीं थे। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग। आधुनिक काल में बंधे हुए ये घाट टूट गए और जीवन की धारा विविध स्रोतों में फूट निकली। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। आधुनिक शब्द से दूसरा अर्थ ध्वनित होता है इहलौकिक दृष्टिकोण, अर्थात इस लोक से संबंधित दृष्टिकोण। इससे पूर्व का कवि या लेखक है, वो भक्ति काल का ईश्वर की आराधना में लीन रहता है। रीतिकाल का कवि अपने राजा के प्रशंसा में मग्न रहता है। लेकिन प्रथम बार ये परिवर्तन देखने को आता है कि यहाँ इस युग के कवि का, लेखक का, बुद्धिजीवी का दृष्टिकोण इहलौकिक होता है, अर्थात जो कुछ है वो इस लोक में ही है। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्रकला आदि के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना आच्छन्न था कि उसे अपनी परिवेश की कोई सुधि नहीं थी, पर आधुनिक युग में वह अपने पर्यावरण के प्रति सजग और सतर्क हो गया। सुधार, परिष्कार और अतीत का पुनर्व्याख्यान नवीन दृष्टिकोण की ही देन है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि साहित्य की भाषा बदल गई और ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया है, उसमें एक सूत्रता का अभाव है, इसलिए वह विसंगतिपूर्ण हो चला है। उन्होंने आधुनिक काल को 2 खंडों में बांटा, गद्य खंड और काव्य खंड। ये दोनों खंड एक दूसरे से इतने पृथक हो गए कि इनमें एकतानता नहीं आ पाती है।
आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद युग सर्वमान्य हो गया है, अतः इसको केंद्र बिंदु मानकर ही इस युग के काल विभाजन को सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। छायावाद काल के पूर्व हिंदी साहित्य परिष्कार की दो मंजिलों से गुजर चुका था, पुनर्जागरण और सुधार। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के कारण जो पुनर्जागरण आया वह एक ऐतिहासिक तथ्य हो गया। इसका सीधा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़कर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से पृथक हो गया। अतः आधुनिक काल की पहली मंजिल को पुनर्जागरण काल कहना अधिक समीचीन है। दूसरी मंजिल पर साहित्यकार अपने कथ्य, रूपाकार और भाषा सुधार और परिष्कार में संलग्न दिखाई पड़ते हैं, अतः इसे सुधार काल की संज्ञा दी जा सकती है। संक्षेप में आधुनिक काल के उपविभाजन को इस प्रकार से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है, सन 1857 से 1900 तक के कालखंड में सीमित रखा गया है। द्वितीय जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहा गया है, और सन 1900 से 1918 तक की अवधि में माना गया है। तीसरा काल छायावाद काल, जिसे दो युद्धों का कालखंड भी माना जाता है, 1918 से 1938 तक। चौथा है छायावादोत्तर काल। ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें कई उपविभागों के उपविभाग हो जाते हैं। प्रमुखतः है प्रगति काल और प्रयोग काल, जिसे सन 1938 से 1953 तक माना गया है, और एक अन्य काल नवलेखन काल, जिसे सन 1953 से आज तक का निरंतर माना गया है। आधुनिक काल की परिस्थितियां किस प्रकार की रही हैं, कैसे इसकी प्रक्रिया तीव्र होती है, कैसे अंग्रेजी राज ने इसे प्रभावित किया है, इस पर हम संक्षेप में विचार करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 से हुआ, और भारत में आधुनिक बनने की प्रक्रिया तभी आरंभ हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध में ये पराजय मिली थी, और इसके पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम भी हार गया था। 1965 के कड़ा युद्ध में उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई थी, और इससे अंग्रेजों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी, और उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध देश में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय गांवों का ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर था। गांव अपने आप में पूर्ण स्वावलंबी थे। उनकी सारी आवश्यकताएं वहीं पूरी हो जाती थी। उन्हें बाहर से उनका कोई संबंध नहीं था। गांव की जमीन पर सबका अधिकार था। किसान खेती करते था। लुहार, नाई जाति आदि अपने अपने कर्म किया करते थे। अंग्रेजों ने हमारी इस व्यवस्था में बहुत गहरा दखल दिया और इसे तहस नहस कर दिया। पुरानी आर्थिक संरचना को परिवर्तित कर दिया, जमीन का नया बंदोबस्त किया, आर्थिक दृष्टि से देश को खोखला कर दिया, जी भर लूटा खसोटा गया। किंतु अपने उपनिवेश की रक्षा और व्यापार की समृद्धि के लिए उन्होंने कानून और व्यवस्था भी कायम की। वो उन्होंने किया तो अपने स्वार्थ के लिए था, लेकिन कालांतर में हम भारतवासियों के लिए, आधुनिकता के लिए या हमारे अधिक व्यापक संपर्क के लिए परवर्ती काल में वो लाभदायक सिद्ध हुई। उन्होंने रेल, तार, डाक का जाल बिछाया, अंग्रेजी शिक्षा की भी नींव डाली, प्रेस खोला। मार्क्स ने ठीक ही कहा था कि ये सब अंग्रेजों ने अपने हित में किया, परंतु प्रकारांतर में इससे भारतवर्ष का आधुनिकीकरण भी हुआ।
धन्यवाद।